एमएससी को आबाद पर आप सभी का। आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे वादा भी किया था, जैसा कि कल हमने वीडियो के अंत में आपको बताया भी था कि हम कल से आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की क्लास लेकर के आएंगे। वैसा ही हम अपने वादे पे टिके हुए हैं। तो आइए, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री की क्लास, जिसके अंतर्गत हम आज इंडियन की हिस्ट्री को जानेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक पहुँची है। उसकी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। ये इंडियन हिस्ट्री पॉइंट टू पॉइंट क्लास है। प्रयास करेंगे इसमें काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट नहीं, बाकी थ्योरी भी साथ में इसमें मिलेगी आपको, और इतनी अच्छी प्रॉपर क्लास आपको मिलेगी। आप कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर इन क्लासों को आप पढ़ेंगे तो आपकी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। चाहे वो किसी बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ें, कोई आपको समस्या नहीं होगी। पूरी यहाँ से कंप्लीट होगी आपकी इंडियन हिस्ट्री। तो हमें आशा है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देर ना करते हुए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यानी कि जब हमारी इंडियन हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, भारत पर अरब लोगों का आक्रमण होता है। यानी किधर से आए थे, अफगानिस्तान की एरिया से, उधर तुर्की एरिया से आए थे। हमारे देश पे अरब आए थे आक्रमण करने के लिए। तो अरब का आक्रमण भारत पर होता है, वहाँ से हमारी इंडियन हिस्ट्री इतिहास यानी शुरू होता है हमारा। तो इतिहास के जनक कौन है दोस्तों? हमारे हेरोडोटस। इन्होंने बुक क्या लिखी थी? हिस्टोर का। इतिहास के जनक को किन्हें कहते हैं? हेरोडोटस को। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोर का। अब हम देखेंगे इतिहास का विभाजन। हम इतिहास को कितने भागों में पढ़ते हैं? इतिहास का विभाजन, इतिहास को 3 भागों में हम पढ़ते हैं। यानी प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका समय माना जाता है अज्ञात, यानी पता नहीं कब से स्टार्ट हुआ, 712 एडी तक बट ये रहा। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारत, यानी कि मेडिवल प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, और मेडिवल हिस्ट्री यानी मेडिवल इंडियन, मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो ये 712 एडी से कितने तक रहा? 1707 एडी तक। इसके बाद आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत यानी कि प्रेजेंट टाइम पर जो भारत हमारा चल रहा है, वो हमारा आधुनिक भारत है। यानी 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईडी तक ये रहा हमारा आधुनिक भारत। देखेंगे हमारे विश्व में धर्म कितने हैं, यानी धर्मों में देखेंगे रिलीजन्स में, तो वर्ल्ड में 4500 प्लस संप्रदाय हैं। इनके सेक्टर अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें 31% ईसाई लोग हैं यानी क्रिश्चियन लोग, 23% मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम यानी कि आप जानते हैं मोमडन, 15% हिंदू लोग हैं यानी हिंदूज, 7% बौद्ध लोग हैं यानी बौद्धास। बाकी 4500 संप्रदाय हैं, यानी कि छोटी छोटी और भी धर्म हैं जो कम परसेंटेज में है। बट हाँ, ये काफ़ी बड़ी संख्या के आधार पर देखा जाए तो ईसाई नंबर 1 पे हैं, फिर मुस्लिम है, फिर हिंदू है, और फिर बौद्ध लोग हैं। दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? प्राचीन धर्म माना जाता है हमारा सनातन धर्म, या इसी को हिंदू धर्म कहते हैं, या इसी को हम आर्य धर्म कहते हैं। इसके बाद ईसाई धर्म देखेंगे। ईसाई धर्म की जो क्या कहते हैं पुस्तक है, पर जिसको प्राचीन काल से पवित्र पुस्तक माना जाता है, उसका नाम क्या है? बाइबल। इसमें 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट। पहली पुस्तक ये एक ऐसी पुस्तक है ईसाई धर्म की बाइबल, पहली पुस्तक है ये जिसने निश्चित नियम बनाए अपने धर्म के लिए। अब देखेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में 1400 वर्ष पहले इस्लाम धर्म स्टार्ट हुआ। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद यानी इस्लाम धर्म के पहले मतलब इस्लाम धर्म पैगंबर मोहम्मद के ही उससे शुरू हुआ है। 570 एडी में यहाँ से पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ मक्का सऊदी अरब में। मक्का सऊदी अरब में आप जानते हैं हज के लिए मक्का मदीना सऊदी अरब में लोग जाते हैं। मुस्लिम लोगों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, और यहाँ पे बहुत ही जो लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं वो समझ जाते हैं कि हमने स्वर्ग पा लिया। यानी मुस्लिम लोगों के लिए ये काफ़ी पवित्र जगह है। यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 एडी में। इनकी पुस्तक क्या है? कुरान। जो इसमें इनकी पुस्तक कुरान है। इसमें विशेष नियम है कि किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या चीज़ें चढ़ानी है हमें, क्या चीज़ें पहननी है, क्या खाना है। इन चीज़ों में धर्म में इनकी पुस्तक कुरान है, उसके विशेष नियम है। हिंदुओं में देवता हैं और सुर हैं, इनकी पूजा रगा होती है। यानी राम हैं, कृष्ण हैं, सीता हैं, लक्ष्मण हैं, ऐसे करके हमारे इंद्र हैं, ऐसे देवता हैं। और सुर
यानी कि राक्षस वगैरह, इनकी भी कहीं कहीं पे पूजा हिंदू धर्म में होती है। अब देखेंगे अरब देश रेगिस्तान कुछ उपजाऊ भूमि, यानी रेगिस्तान अरब देश हैं, वहाँ पे रेगिस्तानी एरिया ज़्यादा है और वहाँ पे कुछ ही ज़मीन है वो उपजाऊ भूमि है। मुख्यतः कबीले यानी मेनली ट्राइब, छोटी छोटी ट्राइबें होती हैं वहाँ पे। प्रत्येक कबीले का एक देवता मानते हैं वो लोग अरब देशों में, प्रत्येक कबीले में एक देवता मानते हैं जो प्राकृतिक वस्तुओं से रिलेटेड होता है। जल मान लेते हैं, वृक्ष, पत्थर, बहुत देववाद प्रथा, यानी वहाँ पे बहुत देववाद यानी पॉलीथीज्म, यानी कि बहुत चीज़ों को पूजने की प्रथा है। यानी कि बहुत देववाद प्रथा का मतलब ये होता है कि कई देवों को वो पूजते हैं, जिसमें जल देवता भी हो सकता है, वृक्ष देवता, पत्थर देवता, ऐसे करके कई चीज़ों को वो पूजते हैं वहाँ पर। अब देखेंगे काबा सऊदी अरब में 360 मूर्तियाँ पाई हैं। ये किससे रिलेटेड है? कुरैश परिवार से। ये काबा सऊदी अरब ये क्या है? यहीं पे मक्का मदीना है। तो यहाँ पे 360 मूर्तियाँ पाई थी, वो किससे रिलेटेड थी? कुरैश परिवार से। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ में, किस में हुआ था? कुरैश परिवार में। अब आप यहाँ से रिलेशन समझ रहे होंगे कि कुरैश परिवार में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, उन्हीं के घर में 360 मूर्तियाँ पाई गई थी काबा में। तो इसी वजह से वो 360 मूर्तियों की वजह से ये लोग वहाँ पे प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध होने की वजह से और इन्होंने पूजा लगा स्टार्ट की होगी, इस वजह से वहाँ पे धर्म का उदय हुआ। तो पैगंबर मोहम्मद मुस्लिम लोगों के पवित्र मतलब भगवान हैं, उन्हें भगवान ही मानते हैं और उनकी काफ़ी अच्छे से पूजा लगा ये लोग करते हैं। और सऊदी अरब मक्का मदीना आप सभी जानते हैं, वहाँ पर इनकी हज यात्रा के लिए पवित्र स्थान है। काला पत्थर यानी ब्लैक स्टोन, हजरे असवद, ये जो वहाँ पे जो मक्का मदीना में लोग जाते हैं वहाँ पर एक काला स्टोन है यानी ब्लैक स्टोन है अंदर, जहाँ पे जो ये लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं उसे हजर ए असवद कहते हैं। उसे ब्लैक स्टोन यानी उसी की पूजा के लिए वहाँ पे लोग, उसी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं। मक्का में विरोध हुआ किस चीज़ जो यानी जो 360 मूर्तियाँ हैं पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद वहाँ पे मक्का में किस चीज़ का, मूर्तियों का विरोध हुआ। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कितने में होगी? 632 AD में। इसके बाद देखेंगे यानी कि इनके यहाँ क्या होता है, मुस्लिम लोगों के धर्म में यहाँ पे खलीफा होते हैं। तो 4 खलीफा हुए। 4 खलीफा कौन कौन से हुए? एक नंबर 1 खलीफा हुए अबू बकर, जो पहले खलीफा थे। ये ससुर थे सुन्नी समाज के ये थे, ये पहले खलीफा थे और ये पैगंबर मोहम्मद के कौन थे? ससुर थे। इसके बाद थे दूसरे खलीफा कौन है? उमैयद वंश से हैं, उमैयद वंश से उमर, ये 634 AD में दूसरे खलीफा बने। ये सबसे शक्तिशाली खलीफा थे इनके, कौन? उमर। इसके बाद 633 से 750 AD तक उस्मान खलीफा पर रहे, ये 644 AD में तक रहे, ये द्वितीय खलीफा थे। इसके बाद अली 656 AD, ये चतुर्थ खलीफा रहे, ये दामाद थे बट ये सिया समाज के थे। यानी टोटल 18 खलीफा हुए हैं। ठीक है। उमैयद वंश का खात्मा अब्बासियों ने किया, यानी उमैयद वंश का खात्मा किसने कर दिया था? अब्बासियों ने। 750 AD में उमैयद वंश का खात्मा होगा। इसके बाद जिहाद देखेंगे। इस्लाम न मानने वाले लोगों के खिलाफ जिहाद शब्द का यूज किया गया है। सीरिया, फिलीपींस, दमिश्क, साइप्रस, मिस्र, ये जिहाद के रूप में कंट्रोल कंट्रियाँ हैं। इसके बाद फारस में देखेंगे कौन कौन कंट्रियाँ, इराक, अफ्रीका, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। ये चार्ल्स मर्टेल टूर्स वार हुआ था, जो इन कंट्रियों ने युद्ध लड़ा था। इसमें चार्ल्स मर्टेल टूर्स वार 732 AD हुआ, उसमें ये कंट्रियों ने ये युद्ध जीता था फारस में। भारत में इस्लाम देखेंगे तो सर्वप्रथम व्यापार के रूप में यहाँ पे आया था भारत में इस्लाम। ये आए थे मसाले, रेशम, कपास, अनाज के रूप में, ये भारत से जाता था। ये यानी सर्वप्रथम व्यापार करते थे ये लोग, तो पहले ये चीज़ें क्या भारत से जाती थी। भारत को आता क्या क्या था दोस्तों? खजूर, जैतून, ऊँट। यानी कि आप देखेंगे मुस्लिम कंट्रियाँ, यानी कि सऊदी अरब देखेंगे, UAE देखेंगे, जितनी भी यानी कि मिडिल ईस्ट की वो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, उनमें रेगिस्तानी एरिया है। रेगिस्तानी एरियो में क्या खजूर होते हैं, ऊँट ज़्यादा पाए जाते हैं, जैतून वगैरह पाए जाते हैं। तो राजस्थान में हमारा ऊँट कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये व्यापार के रूप में भारत में इस्लाम धर्म आया, वहीं से ये हमारे यहाँ से ले जाते थे मसाले, रेशम, कपास, ठीक है, और अनाज। तो हमें बदले में क्या दे कर जाते थे ये लोग? ये हमें खजूर दे जाते थे। यानी हाँ खजूर बहुत होता है रेगिस्तान में, क्योंकि खजूर को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद जैतून, फिर ऊँट, ये हमारा आयात निर्यात होने लगा था। इसी के थ्रू इस्लाम धर्म भारत में
पहुंचने लगा था। भारत में पहली मस्जिद कहाँ पे बनी? चेरामन जुमा मस्जिद कहाँ पे बनी थी? ये केरल में। अरब आक्रमण हुआ, इसकी ये पुस्तक कौन सी पुस्तक है जिसमें अरब आक्रमण के बारे में लिखा गया है? तो चचनामा एक पुस्तक है जिसमें अरब आक्रमण के बारे में लिखा गया है। खलीफा का भारत के लिए आदेश क्या था? खलीफा जो थे वहाँ के, यानी 4 खलीफा थे, इनमें जो खलीफा हैं, एक जो पहले अबू बकर प्रथम, हाँ, जो सबसे शक्तिशाली खलीफा थे उमर, इन्होंने आदेश दिया था भारत के लिए। तो क्या आदेश दिया था कि इस्लाम का जाओ वहाँ पर प्रचार करो, धन लूटो वहाँ जाके जितना लूट पाओ, मंदिरों को तोड़ो, साम्राज्य स्थापित करो। यानी इन्होंने 4 टॉपिक को रिलेट करके उन लोगों को यहाँ धर्म मतलब व्यापार के थ्रू भेजा था कि अगर आप व्यापार के थ्रू जा रहे हैं वहाँ पे तो आपको पहले नंबर 1 हमें हमारा धर्म का प्रचार करना है वहाँ पे, इसके बाद धन लूटना है हमें, इसके बाद जो हिंदू धर्म पूर्ण रूप से भारत में फैला हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? मंदिर तोड़ना पड़ेंगे हमें, साम्राज्य को हमें अपने ऐसे करके स्थापित करना पड़ेगा। यानी कि ये अपना माइंडसेट करके आए थे कि हमें इन चीज़ों को टॉपिक को लेके चलना है, तब जाके हम अपना धर्म स्थापित भारत में कर पाएंगे। पहला आक्रमण कब किया इन लोगों ने? 636 AD में मुंबई में किया, उमर द्वारा। यानी उमर आप सभी जानते हैं, उमर ये दूसरे खलीफा थे, ये सबसे शक्तिशाली खलीफा थे। इन्होंने 636 AD में मुंबई में पहला आक्रमण कर दिया। अखवासी लंका को किस नाम से बुलाते हैं? यानी अरबवासी, अरबवासी लोग लंका को किस नाम से बुलाते हैं? सेरेंडिव। सेरेंडिव लोग से अरबवासी किसको बुलाते हैं? लंका को, श्रीलंका को। सिंध पर पहला आक्रमण किसने किया? अबेदुल्ला और बुंदेल ने किया 711 AD में, ये असफल रहा। 712 AD में सिंध पर फिर आक्रमण हुआ, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ये क्या? इराक के हजाज ने से भारत में प्रवेश किया था इसने, यानी हजाजने से इसने प्रवेश किया था। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। इराक के हजाजने के थ्रू भारत में प्रवेश किया और भारत में प्रवेश किधर आया? खैबर दर्रे से होकर के आया। ये खैबर दर्रे से इसने भारत में प्रवेश किया, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब देखेंगे आगे की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया है वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने के प्रयास करें, जिससे हम अपना जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, हम अपना वीडियो यानी हम अपने जितने भी क्लासें कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लासों को पढ़ें। तो हमारा प्रयास यही है कि सब लोगों के पास ज्ञान और शिक्षा पहुँचे। तो देखेंगे देवल, निरून, शीशम के जाट, ब्राह्मणाबाद, रावण किला। 20 जून को 712 AD में राजा दाहिर की मौत हो गई और दाहिर की पत्नी लाडी थी, पुत्री परमला यानी सूरमला। अब हम बताना चाह रहे हैं यानी कि देवल में उन्होंने जीता, आक्रमण किया, इसके बाद निरून किया, फिर शीशम के जाटों से युद्ध हुआ, फिर ब्राह्मणाबाद में हुआ, फिर रावण का किला 20 जून 712 AD में जीता। इसके बाद राजा दाहिर की वहाँ पे मौत हो गई। दाहिर की पत्नी कौन थी? लाडी थी। पुत्री कौन थी? परमला और सूरमला। अब देखेंगे मुल्तान में 713 AD में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। कासिम ने सिंध पर जजिया कर लगाया। जजिया कर होता था यानी कि जो मुस्लिम लोगों पे नहीं लिया जाता था, बाकी सब पे वसूला जाता था, यानी नॉन मुस्लिम टैक्स। ईसाई, अयूदी और जिम्मी ये लोग, इन लोगों पे कितना टैक्स लिया जाता था? 2.5% टैक्स। मूर्ति पूजक को क्या कहने लगे थे? काफिर। काफिर यानी कि काफिर शब्द निगेटिव शब्द है, यानी कि दुश्मन के रूप में आप देखेंगे तो मूर्ति जो पूजा करते थे लोग उन्हें ये काफिर बुलाते थे। जजिया में छूट किन्हें किन्हें मिलती थी? ब्राह्मणों को मिलती थी, विकलांग लोगों को मिलती थी, बुजुर्ग महिला को मिलती थी। बुजुर्ग यानी बुजुर्गों को मिलती थी और महिला लोगों को मिलती थी, ये जजिया में छूट थी। अरब आक्रमण के प्रभाव क्या किया हुए? ऊँट पालन की भारत में शुरुआत हो गया। मानचित्र कला का हमारे देश में विकास हो गया। मानसून की जानकारी हमें मिलने लगी, हम जानकारी निकालने लगे। खजूर की खेती भारत में होने लगी, यानी अरब आक्रमण के द्वारा हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़े। अब भारतीयों के द्वारा देखेंगे तो वो यहाँ से भारतीयों के द्वारा यहाँ से दर्शन ले गए अपने यहाँ, ज्योतिषाचार को ले गए यानी ज्योतिष को ले गए, अंकों का ज्ञान ले गए वो यहाँ से, चिकित्सा का ज्ञान ले गए। इसके बाद देखेंगे ब्रह्मगुप्त ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा 628 AD में। इसके बाद ग्रहण कैसे ग्रहण पड़ता है उसके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा। पाई का मान माइनस √10 होता है, ये मतलब पाई का मान √10 होता है, ये उन्होंने बताया ब्रह्मगुप्त ने। द्विघात समीकरण दिया।
पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बताया उन्होंने, संख्याओं के वर्गों का योग के बारे में इन्होंने अपने ब्रह्मपुत्र सिद्धांत 628 AD में लिखा ब्रह्मपुत्र ने, उसमें इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। अब अरबों के मध्य और संघर्ष हुए तो उनके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, यानी भारतीय संगठन कौन कौन सा था जिससे अरबों के साथ युद्ध हुआ। भारतीय संगठन में कौन कौन था? पुलकेशिन यानी विक्रमादित्य द्वितीय थे, 733 ईस्वी से 746 ईस्वी तक ये रहे। इसके बाद नागभट्ट प्रथम थे जो गुर्जर प्रतिहार के राजा थे, 730 AD से 760 AD तक रहे। इसके बाद दांती दुर्ग यानी राष्ट्रकूट के राजा थे। इसके बाद बप्पा रावल यानी मेवाड़ के राजा थे। अब अरबों से आने वाली क्लास में युद्ध होगा, यानी कि युद्ध की आगे यानी यहाँ पे संगठन बन चुका है अरबों से युद्ध लड़ने के लिए। तो भारत के थ्रू भारत के जो राजा इकट्ठे हुए उनमें संगठनों में कौन कौन से राजा थे? पुलकेशिन यानी विक्रमादित्य द्वितीय, नागभट्ट प्रथम यानी गुर्जर प्रतिहार, दांती दुर्ग के राजा थे और बप्पा रावल मेवाड़ के थे। इन 4 और 5 लोगों ने अपना गुट बनाया कि अब हम अरबों को भारत से बाहर भगाएंगे और इन्हें अच्छे से मारेंगे। तो आने वाली क्लास में, अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे करके युद्ध होता है इन लोगों के बीच, आने वाले कि ये सफल रहते हैं या ये लोग विफल रहते हैं, क्या होगा कि भारत में यानी कि अरब लोग के तो घुस चुके थे और यानी कि अरब लोग अपना क्या कहते हैं, अरब लोग अपना प्रभुत्व जमा पाएंगे, अपना स्थापना यहाँ पे कर पाएंगे अपने धर्म समाज की। तो इसकी क्लास हम आगे आने वाली क्लास में हम आप सभी को बताएंगे। तो हमें आशा है हमारी इंडियन हिस्ट्री की क्लास आ चुकी है, आपको इस क्लास में काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे आपके पड़ोस में साथियों को पता चल जाए कि इंडियन हिस्ट्री की नोट्स वाइज पॉइंट टू पॉइंट एकदम बेहतरीन क्लास आप लोगों को दी जा रही है। तो हमें आशा है तो ऐसे ही हम आपके लिए आने वाले टाइम में वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, इस क्लास से आगे की क्लास लेकर के। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।